नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। सरहद पर शांति के लिए फ्लैग मीटिंग हुई और फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर फायरिंग शुरू कर दी। आखिर क्या है पाकिस्तान के इरादे? इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने की जन धन योजना की शुरुआत। बोले, गरीबी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी योजना। हरियाणा में जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन। कुलदीप बिश्नोई ने छोड़ा बीजेपी का साथ। जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा बोले, अब हरियाणा में बनेगी काम करने वाली सरकार। कुलदीप बिश्नोई के अलग होने के बाद एनडीए में हड़कंप। शिवसेना को बीजेपी से धोखे का डर। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले भी भड़के। 8 सीटें न मिलने पर दी गठबंधन तोड़ने की धमकी। तारा लव जिहाद केस में बड़ा खुलासा। इंडिया न्यूज पर रांची के एसएसपी का बयान। रंजीत ने कबूला था इस्लाम, रोज पढ़ता था नमाज। कार्तिक गौड़ा रेप केस में नया मोड़। रेल मंत्री के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल ने कहा, कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ममता के एक और नेता के बिगड़े बोल। टीएमसी विधायक का बयान, जब तक धरती रहेगी तब तक होते रहेंगे रेप। आडवाणी और जोशी के बहाने कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, राजनीति में हो उम्र की सीमा, बड़ा सवाल, क्या बीजेपी जैसे मॉडल खुद अपनाएगी कांग्रेस? मुंह में सिगरेट का धुआं उड़ाने पर मर्डर। नांगलोई में मीट काटने वाले चाकू से हुई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड में शिरडी के साईं की मूर्ति ढके जाने के बाद बवाल। धरने पर बैठे साईं भक्त। शंकराचार्य के आदेश पर मंदिर में मूर्ति पर डाला गया था पर्दा। हत्या के केस में नवाज शरीफ समेत 21 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा केस। पाक सरकार ने मानी कादरी की मांग। प्रदर्शन के दौरान हुई थी 14 लोगों की मौत। पाकिस्तान अब मोदी सरकार के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसका कोई सीधा साधा इलाज नहीं है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीएसएफ के साथ फ्लैग मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने फिर से गोलियां दागनी शुरू कर दी। आखिर पाकिस्तान का इरादा क्या है? क्या वो जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता है, या फिर ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में अपना दबदबा बनाने की पाक फौज की कोई चाल है? इरादा क्या है? क्या वो जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता है, या फिर ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में अपना दबदबा बनाने की पाक फौज की कोई चाल है? आज सीधे पाकिस्तान के साथ इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस कि अपनी करतूतों से बाज क्यों नहीं आता पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक बार फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोले बारूद की बारिश हुई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बुधवार की आधी रात से गुरुवार की सुबह तक बेवजह अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम तोड़ने का ये ताजा मामला उसी इलाके में सामने आया जहां बुधवार को बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। ये रिक्वेस्ट तो फ्लैग मीटिंग का रिक्वेस्ट तो पाकिस्तान की तरफ से ही आया है। शायद वो जरूर आएंगे इस मीटिंग के लिए। सरहद पर लगातार गोलाबारी के बीच दोनों देशों के अर्धसैनिक बलों की इस फ्लैग मीटिंग के बाद उम्मीद थी कि सरहद पर कुछ तो शांति आएगी। हम बॉर्डर के ऊपर शांति चाहते हैं और पाकिस्तान अगर उस मसौदे को लेके आते हैं तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स ने सरहद पर अमन की उम्मीद 12 घंटे से भी पहले तोड़ दी। पाकिस्तान की इन करतूतों से सरहद पर आबाद गांव के लोग भी अब तंग आ चुके हैं। पहले जब पाकिस्तान ने फायर किए हुए थे वो 12 बजे करीब,
اس کے بعد جب ہمیں ہندوستان نے جب جواب دیے ان کو تو کوئی 2:30 بجے کے قریب. گاؤں میں ابھی دہشت ہی آپ کو پتا بھی ہے, ایسے RS پورا میں فائرنگ ہو رہی تھی. کل فلائنگ میٹنگ ہوئی ہے, تو کس بات کی وہ فلائنگ میٹنگ ہے؟ اب تو سرحد کے حالات سے واقف لوگ بھی ماننے لگے ہیں کہ پاکستان کی نیت میں کھوٹ ہے. پاکستانی فوج کا ارادہ پھر سے بھارت کی پیٹھ میں خنجر بھونکنے کا ہے. فلیگ میٹنگ تو ہوئی, یہ سچ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کا کوئی ایسا رزلٹ نہیں آیا کہ کچھ سوچنائیں ہیں کہ پورے اکراس دی بارڈر کئی لانچنگ پیڈز میں کافی بڑی سنکھیا میں آتنکوادی موقع کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ بھارت کی سیما میں گھس بیٹھ کر سکیں. بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر پاکستان سرحد پر اپنی کالی کرتوتوں سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان کے DGMO ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں, فلیگ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہی رویہ. پاکستان فوج کے اندر جو ہے ریڈیکلائزیشن کا جو وائرس ہے وہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب پاکستان فوج اپنے حکمرانوں کے بھی پوری طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کی آرمی کا اس میں بے شک ہاتھ ہے. جب وہ سمجھیں گے کہ اب نواز شریف جی بالکل ایک شطرنج کے مورے بن گئے ہیں جو پاکستانی آرمی کے ہاتھ کے بغیر نہیں ہل سکتے, تو یہ عمران خان اور قادری کا موومنٹ ختم ہو جائے گا, سیز فائر وائلیشن بھی بند ہو جائیں گی. پاکستان اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آتا ہے. پاکستان کے لیڈر چاہے کچھ بھی کہیں, لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیڈروں کا بس نہیں ہے پاکستان کی آرمی اور ISA کو کنٹرول کرنا. ابھی اسی مہینے پردھان منتری نریندر مودی نے کھلے عام کہا تھا کہ پاکستان آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا, اس لیے وہ بھارت کے خلاف پراکسی وار چلا رہا ہے. تو کیا سرحد پر یدھ ویرام کا النگھن بھی پاکستان کے پراکسی وار کا ہی حصہ ہے؟ یدھ کرنے کی تو طاقت ہوتی ہے, لیکن پراکسی وار کے مادھیم سے निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला. BSF और भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने भर से पाकिस्तान सुधर जाएगा? अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान को पटरी पर लाने के लिए भारत के पास रास्ते क्या हैं? और क्या है दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य? जम्मू में अजय जांडियाल के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज. तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी बहस होगी. मेरे साथ लाहौर से दिन चैनल के स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे साथी PJ मीर साहब, उनके साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल है, और दिल्ली में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मेरे साथ कई सारे वरिष्ठ डिप्लोमेट, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट. मैं सबसे पहले उनका आपसे परिचय करा देता हूं, उसके बाद PJ मीर साहब अपने तमाम गेस्ट का तारुफ हमसे कराएंगे. मेरे साथ है शीलकांत शर्मा जी, फॉर्मर एम्बेसडर. मेरे साथ है PK मिश्रा जी, फॉर्मर ADG BSF. मेरे साथ है रिटायर्ड कर्नल US राठौर साहब जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं. मैं चाहूंगा PJ मीर साहब आप अपने पैनल का तारुफ करा दीजिए, फिर हम बातचीत की शुरुआत करें. बिल्कुल ठीक है. वेलकम टू पाकिस्तान दीपक. मेरे साथ यहाँ हैं जनरल गुलाम मुस्तफा, डिफेंस एनालिस्ट, और उनके साथ अभी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर फारूक, अगेन ए डिफेंस एनालिस्ट. और आज मैंने हमारे एक बड़े लीडिंग पॉलिटिशियन लियाकत बलोच जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी, इनको भी मैंने दावत दी है कि ये भी आए आज और इस डिस्कशन में हिस्सा लें कि आज ये जो हमारी बातचीत चल रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और फिर हम लाइन ऑफ कंट्रोल में जो देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, और ये ब्लेम गेम दोबारा जो रीएमर्ज कर रही है, इसमें जो कि हमेशा एक मौकफ रहा है, इसमें नुकसान एक आम आदमी का है. हिंदुस्तान की साइड पे भी नुकसान है नेचुरली, और पाकिस्तान की साइड पे भी नुकसान है नेचुरली. सो ये जो एक हम इस डायलेमा में हैं, हम इस डायलेमा में क्यों हैं, एंड इसी पे आज प्रोग्राम आई एम श्योर हम इस पे बातचीत आज करेंगे. लेकिन मीर साहब, सबसे बड़ा सवाल, फ्लैग मीटिंग हो गई, उसके बाद आपको फिर से फायरिंग करने की क्या जरूरत थी, सीज फायर वायलेशन करने की क्या जरूरत थी आज रात?
ओके, मेरे साथ जनरल मुस्तफा। क्यों जी जनरल साहब, ये एक इंडिया का एक व्यू पॉइंट है कि फ्लैग मीटिंग हो गई, दोनों कमांडर्स ने एक बातचीत कर ली, डीजीएमओज की मीटिंग होगी, फिर ये स्कर्मिश आपस में क्यों हो रही है? देखिए, वो जो कह लें वो हमें मानना लाजमी नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि हमने फायरिंग कर दी तो हमने फायरिंग कर दी। ये ब्लेम गेम चलती रहती है, क्योंकि जब आई बॉल टू आई बॉल फोर्सेस बैठती हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल बनते रहते हैं। लोकल मसला क्या हुआ है, किसने फायरिंग शुरू की है, क्यों शुरू की है, ये तो खैर लोकल मसले हैं, लिमिटेड मसले हैं। अभी मैं सुन रहा था इनके जो मुख्तलिफ पैनलिस्ट थे जिन्होंने पहले भी बयानात दिए कि पाकिस्तान को जो तस्वीर इन्होंने पाकिस्तान की पेश की है वो तो यूं लगता है इस किस्म के पाकिस्तान को तो सुधार नहीं सकते। क्योंकि बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये कह लें कि जो तस्वीर इनके जहन में है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसके तो बिगड़ चुका है कि कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने का। यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो इनके जहन में है वो मैं बात नहीं करना चाहता। इशू ये नहीं है कि भाई ये बॉर्डर पे फायरिंग हो गई, बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो गई, किसने कर दी किसने नहीं कर दी। मेन इश्यूज जो हैं, जब तक हम उनकी बात नहीं करेंगे, खुल के उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको हम समझेंगे नहीं, उनको हल नहीं करेंगे, ये मसले तो चलते रहेंगे। ये आज की बात तो नहीं है, हम इसके पीछे पड़े रहे, बात करते रहे, बहस करते रहे, ये चलता रहेगा पूरे पाकिस्तान से भी, आपसे भी। मतलब फायरिंग चलती रहेगी मीर साहब, फायरिंग चलती रहेगी, नहीं होंगे। देखिए दीपक जी, जो फायरिंग है ये तो 1947 से आप देख लें, टिल द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड, ये स्कर्मिशेस तो चलती हैं और हर जगह चलती हैं। ये कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं, आप हर जगह देखें, मैक्सिको अमेरिकन बॉर्डर्स पे होता है, हर बॉर्डर पे होता है। लेकिन हम जो आपस में 47 से पहले एक थे, जो डिवीजन हुई है, ये अफसोसनाक चीज है कि हम आपस में ही बैठ के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अभी आप ही के टेलीविजन पे मेरे ख्याल परसों की बात है कि एक कमांडर आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहली दफा कि एक इंडियन कमांडर आके और इतनी सुलझी हुई बात की और इतनी, मैं समझता हूं, लॉजिकल सेंसिबल बात की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया इसको ऐसा प्रोवोक करता है, ऐसा ये करता है कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, और इसके अंदर टेम्पर्स और हमारे जो एनालिस्ट्स हैं, अब मैं कहूंगा एलिज्ड एनालिस्ट, instead of coming on to a sensible derivation, उसमें हम प्रोवोकेशन पे चले जाते हैं, बातों के अंदर भी। देखें, हम दीपक कब तक, ये सवाल बल्कि आपके पैनलिस्ट का है, हम कब तक दोनों मिल के इसी बात पे बार बार डिस्कशन करें, बार बार एक्यूजेशन काउंटर एक्यूजेशंस बजाय, whether it is your or whether it is here. Why do we have to go on that line? Why don't we get to the grips of it and understand that, look, what is the basic problem? Why are we facing this? क्यों फेस कर रहे हैं? ऐसा है जो आप बेसिक, Let's say we established today, was come to work. आप जो बेसिक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, Pakistan has initiated this firing on that line of control. आप जिस बात को बेसिक प्रॉब्लम कह रहे हैं, हमारे ख्याल से वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है आपका, वो बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम तो अमन है, खुशहाली है दोनों देशों के अवाम का। आप उस पर विचार करिए, उसको बेसिक प्रॉब्लम बनाइए। 4 हफ्ते पहले देखें, पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लोग चाहते अमन हो, और ये भी लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कि अब हमें कॉन्फ्लिक्ट पर के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं होगा जब तक वी बोथ साइड डू नॉट सिट डाउन, और जब तक मैं एक सेकंड, आई थिंक वी गॉट अ प्रॉब्लम विद योर माइक। दीपक, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब इंडिया और जो एनालिस्ट्स हैं, दे हैव एवरी राइट टू से व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन फिर यहां से एक जो काउंटर क्वेश्चन आता है कि जी ऑन द डे ऑफ द मीटिंग, ये 17th कौन सा दिन जी, ऑन द 18th ऑफ अगस्त, ये जो मीटिंग अरेंज की थी हाई कमिश्नर ने, जो कि 10 और 11 तारीख को अरेंज की थी, 18 तारीख के लिए 20 मिनट पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने इस मीटिंग को कहा था कि ये मीटिंग ना हो, और उसके बाद जब ये मीटिंग हो जाती है, एंड देन द टॉक्स, फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स बिल्कुल साइडलाइन हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है। तो यहां ये एक व्यू पॉइंट है पाकिस्तान में
کہ یہ ہندوستان نے شروع کروائی ہے اور اس لیے کروائی ہے کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. مسٹر میر میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسٹر میر آپ کو ہم ریزالو کر سکتے تھے, نہیں فارن سیکرٹری کی بھی بات ہو سکتی تھی. یہ آپ نے بہت پہلے کا بات بتا دیے کہ سیکرٹری لیول کا ٹاک بند کر دیا گیا, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں لاسٹ 7 days ہمارے طرف سے کوشش کیا جا رہا ہے سیالکوٹ بارڈر میں فلیگ میٹنگ کرنے کے لیے, جو کہ پاکستان سائڈ سے کوئی نہیں آ رہے بات چیت کرنے کے لیے. کل بات چیت کرنے کے باوجود آپ بیٹ ایکشن کر رہے ہیں. اس کا مسئلہ کہ آپ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے. پرابلم ہوتا ہے کہ بارڈر میں یہ ٹینشن, بارڈر میں فائرنگ شروع کس نے کیا؟ کیا ریٹیلیٹری فائر ہم نہیں کریں گے اگر آپ لوگ بیٹ ایکشن کرتے رہیں گے؟ آپ لوگ تو یہ آپس پراکرم کے ٹائم سے ہی بیٹ ایکشن ہو رہا ہے, لیکن بیٹ ایکشن بند کرائیے. امن اگر چاہتے ہیں کم سے کم بارڈر میں فائرنگ بند کرائیے. اس میں نقصان آپ کا نہیں ہو رہا, ہمارا بھی ہو رہا ہے, ہمارا سویلینز کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہم کس کو مارے جا رہے ہیں؟ وہ مارے جا رہے ہیں, دونوں سائڈ سے عام جنتا مارے جا رہے ہیں. فائرنگ کس نے شروع کرایا؟ اب سیکرٹری لیول کا اگر ٹاک بند ہو گیا, کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم بارڈر میں فائرنگ کریں گے؟ یہی طریقہ اپنانا ہے ہم کو. اگر کل ہمارا نکوال پوسٹ میں ہمارا اتنا 1 گھنٹہ بات چیت ہوا دونوں کمانڈر کے بیچ میں, کمانڈنٹ 33 BSF اور آپ کے 19 پاک رینجرز کا ڈسکشن ہوا. ڈسکشن ہونے کے بعد آپ بغل والا پوسٹ میں بیٹ ایکشن کر رہے ہیں. یہ کہاں تک ٹھیک ہے مسٹر میر؟ ڈو یو ناٹ somebody should be there, کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے, کوئی فورس کو بول سکتا ہے. شاید گورنمنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں, میں اس کے اوپر پولیٹیکل ریزننگ نہیں دے رہا ہوں, لیکن کوئی تو انسٹرکشن آنا چاہیے کہ امن کرنے کے لیے فلیگ میٹنگ کے لیے آئے. فلیگ میٹنگ شروع ہو سیکٹر کمانڈر کے ساتھ, لیکن آپ کو چاہتے ہی نہیں. بات چیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا راٹھور صاحب 1 منٹ سر. راٹھور صاحب دیکھیے میر صاحب, میں 2-4 چیزیں کہنا چاہوں گا. بہت ہی بیلنس راستے پہ اپنی بات چیت جا رہی ہے. جو 2003 میں سیز فائر شروع کیا گیا تھا, اس کا اگر کسی نے دل کھول کر سواگت کیا ہے وہ ہندوستان ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات چیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ایک پری کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں امن. آپ سیکرٹری لیول ٹاکس سے پہلے کی ٹاکس کو ہم نے جو ترک کر دیا اس کی بات کہہ رہے ہیں, لیکن جو LOC پہ فائرنگ ہو رہی ہے وہ پرووکیشن نہیں ہے. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک, چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو, کس طریقے سے اسے برداشت کر سکتا ہے, اس بات کو آپ سوچیں. ابھی آپ کی بات آتی ذرا آپ کے آنترک معاملوں میں, آپ کے اس کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کی آرمی جو بیک سیٹ ڈرائیونگ آج تک کر رہی تھی, ابھی انہوں نے ضرب حذف کیا, اور جو یہ آج آپ کی کیپٹل میں چل رہا ہے تماشا پچھلے 7-8 دن سے, وہ 4 فرنٹ پہ آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کی بارگیننگ پاور ٹوٹلی ایروڈ ہو چکی ہے. آج کا نیریٹو پاکستان آرمی سیٹ کرتی ہے. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مول مسئلے پہ آئیے, کور ایشو پہ آئیے, ہم سے بات کیجئے. ہم سے بات کرنے کا یہی ہے کہ آرم ٹوئسٹنگ, برنک مین شپ, آپ ہمیں دھمکا کے بات چیت کی ٹیبل پہ لائیں گے؟ آر وی اینیملس دیٹ وڈ بی ہرڈیڈ ٹو اے کانفرنس روم؟ ایک پری کنڈیشن ہے کہ آپ سیز فائر وائلیشنز بند کریں, آپ کی طرف سے کوئی انفلٹریشن نہ ہو, آپ اپنے نیک نیتی کا ثبوت دیں, اس کے بعد ہم بات کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو کہتے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے حریت کے لیڈر سے کیوں ملا, وہ بہت چھوٹا ریزن تھا. میری نگاہ میں بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ سیز فائر وائلیشن کرتے ہیں, اور یہ چیز بند ہونی چاہیے. اگر آپ میں ذرا سی بھی نیک نیتی ہے. بریگیڈیئر فاروق سے بولنے دیجیے. جی ہاں, I think Brigadier Farooq would like to respond. Okay. We have a very strong mechanism in the hotline of the Director General Military Operation of both the armies. Or 4 दिन पहले, if I'm not wrong, the DGMO, the both sides, yes, they talk to each other to diffuse the tension on the line of control and the working boundary. उसके बाद फिर जैसे आपने भी कहा एक फ्लैग मीटिंग हुई है. The point I want to make is कि हमने पाकिस्तान में तस्वीरें देखी हमारी मीडिया में जिसमें UN observers on the Pakistani side were brought on the line of control and obviously in the Sialkot के एरिया में, और उनको दिखाया गया वो तमाम आपके mortars, आपके rounds which actually fell in the villages, जिसने लोगों की वहां पे जाने ली है.
द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि इंडियन साइड के ऊपर आप ओपनली कह रहे हैं कि यू विल नॉट रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ऑन द इंडियन साइड। आपने तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो भी बंद कर दी है। तो मुझे आप ये बताएं, जब आपका ये एटीट्यूड हो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटमेंट्स आपकी हैं आप उनसे बैकआउट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इज इट गुड फॉर पीस ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन द वर्किंग बाउंड्री? फारूक साहब आप सही कह रहे हैं, ब्लेम हम पे ना डालें, आप अपनी सोच सर्चिंग कर रहे हैं। वाई आर यू गोइंग बैक ऑन द कमिटमेंट टू द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? फारूक साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तवारीख देखिए, नेगेटिव मैसेज। फारूक साहब आप तवारीख देखिए, ऐसा है कि आपके यहाँ पाकिस्तान में जब मेसरवी साहब और मेसरवी साहब थे, आपके यहाँ CNC, और हमारे यहाँ उस वक्त अंग्रेज जो थे लोखंड साहब थे, उस वक्त यूनिलैटरल सीज फायर इंडिया ने किया था 1948 में। उसके बाद ताशकंद में हम लोग गए थे, वहां पर पूरी बातचीत हुई और वहां पर हम लोगों ने समझौता किया कि पीस रहेगी। उसके बाद फिर शिमला में समझौता हुआ, वहां पर भी हम लोगों ने कहा कि 93,000 जो आपके प्रिजनर हैं आप बेशक ले जाइए, हम पीस मेंटेन करेंगे। आगरा में आपके जनरल मुशर्रफ साहब आए, वहां वाजपेयी साहब ने कहा कि हम पीस मेंटेन करेंगे, जबकि कारगिल पहले हो चुका था। कारगिल में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो आपके प्रोटोकॉल के मुताबिक आपके 3 चीफ, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े थे, आपके तीनों चीफ भी नहीं आए थे। तो किस बातचीत पर हम यकीन करें? 67 ईयर से इंडिया हमेशा यही चाहता है कि हम बातचीत करें, मसला बातचीत से शुरू हो। फिर उसके बाद आप एक प्री कंडीशन ये लगाते हैं कि बातचीत के पहले हमारे यहाँ जितने लोग हैं श्रीनगर के, वो लोग आके आपके हाई कमिश्नर से बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि शायद इरादा कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन दिल में बात कुछ और है। ब्रिगेडियर फारूक, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये यूनाइटेड नेशंस वालों को दिखाए कि हमारा गोला कहां गिरा है। आप ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि कम से कम 1971 लड़ाई के बाद पहले बार इबिन ऑफ पराक्रम में भी इस टाइप का गोला जो पाकिस्तान से आया है, आप लोगों ने 32 पोस्ट के ऊपर, BSF के 32 पोस्ट के ऊपर आरएसपुरा, सांबा और अखनूर सेक्टर में आप फायर किए हैं और हमारे पोस्ट के ऊपर गोला पड़े हैं। ऐसा फायरिंग 71 के पहले बाद कोई भी हमारे गांव वाले ना देखे थे, ना BSF के सोल्जर्स ने आज तक देखे थे। उसके बावजूद ब्रिगेडियर फारूक, आप ये चाहते हैं कि कल का बैट एक्शन का जो टीवी में रिकॉर्ड किया गया है, अगर आपको ये दिखा दिया जाए, आपके पास कॉपी भेजा जाए, क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि कल आपने अटैक कर रहे थे हमारे पोस्टों के ऊपर, हमारे बंकर के ऊपर? क्या यही रह गया आपको करने का? और आप बताते हैं कि आपके पास हमारा गोला पड़ता है, क्या फायदा है? किस लिए कर रही है सब, और किसको बता रहे हैं आप? ये इससे एक बात जाहिर होती है कि आपको ये सब बहस मुबाहसा जो है इसी से मतलब है। आप चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़े, आप चाहते हैं कि दुनिया में हल्ला हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, और इससे आपके इंटरेस्ट हैं। तो सारे जो काम आपने किए हैं उनका यही मतलब है, चाहे हुर्रियत को बुलाना, ठीक बातचीत होने के पहले हुर्रियत से बात करना, चाहे ये सीमा पे विवाद शुरू करना, फिर वो UN के ऑब्जर्वर को बुला के लाना। आपका मतलब ही ये है कि जो बात बायलैटरल टॉक से हो सकती है उसको आप दुनिया भर में हल्ला कीजिए। तो इसको कहते हैं कि वो जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, ये आपका काम है। मीर साहब इसका तो रोल खत्म है, वो बायलैटरल है, वो हमारे आपके बीच में है। अगर आप यूएन ऑब्जर्वर्स को रखना चाहते हैं, देखिए, जब भी कोई भी डिस्प्यूटेड पार्टी हो या कहीं का भी कोई डिस्प्यूट हो, कॉमन सेंस एंड लॉजिक सेज कि जो इफेक्टी है आप उसको साथ पूछें कि भाई आपका प्रॉब्लम इंडिया से भी है, आपका प्रॉब्लम पाकिस्तान से भी है, आप हमें बताएं। तो वो अगर आके बैठ के थर्ड पार्टी आती है बीच में जो कि कश्मीर है, और वो अगर इंडिया से बात करे या पाकिस्तान से बात करे, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। पीजे मीर साहब, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, ये मैं आपको याद दिला दूं। साहब, अगर हम लाहौर को जा करके आपके उसी टाइप का लीडर्स को बुला के बात करेंगे, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। ये ओके होल्ड ऑन, देखिए ना, ये एक आपका मौकफ है, हम आपकी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा मौकफ है, ये हमारा पार्ट है।
तो यू रिस्पेक्ट दैट। तो देखे ना, दिस इज अ डिबेट, दिस इज अ डिस्कशन। आप कहते हैं आपका इंटेग्रल है, हम कहते हैं हमारा है। आप कहते हैं कि ये आपका ऑक्यूपाइड है, हम कहते हैं वो हमारा ऑक्यूपाइड है। सो दिस इज वेयर द डिस्कशन इज एंड दैट इज वेयर इट नीड्स टू बी रिजॉल्व। जनरल, देखिए 2-3 चीजें हैं मैं बात करना चाहूंगा। नंबर 1 तो आपका इश्यू जो है, आप खुद अभी हमें एक बात की तो आप 8-10 शुरू हो गए सारे बात करने, किसी की बात समझ नहीं आ रही। एक तो बात सुनने की आदत डालिए, सबसे बड़ी डायलॉग की जो बेसिक जो कंडीशन है, बात सुनने की आदत डालिए। नंबर 2, दूसरे में नुक्स निकालने से पहले अपने घर को देखिए। आपको ये तो नजर आ गया पाकिस्तान में क्या रही, 12 मुल्क हम जो मर्जी करते रहे, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने कभी आपको कहा कि आप जो मोदी साहब ने किया वो क्यों किया, फलाने ने किया वो क्यों किया? हम तो बात नहीं कर रहे, वो आपका अपना मसला है, आप उसको हल कीजिए। हाँ, यहां तक इंसानी हकूक का ताल्लुक है, जहां तक ये ताल्लुक है कि एक खास कम्युनिटी को निशाना बना के उनके साथ ये जुल्म किया गया, वो हम जरूर बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कश्मीर जो आपका इंटेग्रल पार्ट जिसको आप कहते हैं, उसमें पिछले 12-15 साल से 8 से 9 लाख फौजी बैठे हुए हैं और इससे ज्यादा लोगों को आप लोगों ने मार दिया है वहां पे बैठ के। वो फौजी इसलिए बैठे हैं कि आपकी फौज है चाहेंगे तो फिर आप बेहतर समझते हैं क्या फौजी इसलिए क्योंकि आपने दहशतगर्द भेज रखे हैं वहां पर। बात सुन लीजिए प्लीज, देखिए आप बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप उनको अपना लोग समझते तो इतना जुल्म नहीं करते उनके साथ। अगर वो आपके लोग होते तो इस तरीके से अपनी जानें कुर्बान नहीं करते। वहां पर चुनी हुई सरकार है जनाब, के तौर पर मनाते हैं पाकिस्तान का यौम आजादी को, अपना यौम आजादी पर तो इसका जनरल जब तक इस मसले को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है, देखिए इससे कता नजर के मैं जो कह रहा हूं या आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है। नंबर 1, हमने उस कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्फ्लिक्ट है क्या और वो क्यों है। जब तक वो नहीं समझेंगे आप बनाए रखना चाहते हैं, कोई हल नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट का बेसिस आप बनाए रखना चाहते हैं, उसको पार करना नहीं चाहते। और जिस तरीके से आपने अपने आप को अपने कॉम्प्लेक्सेस का होस्टेज बनाया हुआ है, इससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। प्लीज गेट आउट ऑफ इट, ठीक है ना? आपकी वजह से आप देखिए पूरा रीजन अनस्टेबल हुआ है। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर आए थे तो हु केम आउट ऑफ द बॉक्स? सबको या किसी को आपने धौंसे से दबाया हुआ है। आप सुने मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए अभी, ठीक है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी वही काम करे। आपसे हम पूछें जी कि हमारा चीफ क्या करे, आपसे हम पूछें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या करे, भाई हम जो मर्जी करना चाहें करें, हमने आपको तो कुछ नहीं कहा ना जी, करना चाहें करें, ठीक है जी। हमारी आर्मी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जिस तरीके से उन्होंने कहा उस तरीके से काम कर रही है। हम अपने मसाइल को अपने तरीके से हल करना जानते हैं और हम हल कर रहे हैं, ठीक है जी। आप अपने मसाइल को खुद हल कीजिए, लेकिन अगर आप अपने कॉम्प्लेक्सेस से नहीं निकलेंगे, अगर आप समझते हैं कि पावर का एक बहुत बड़ा इशू है कि पावर का नंबर 1 अपनी लिमिटेशन नहीं समझते, और वो आप लोगों को एक प्रॉब्लम ये है, आप समझते हैं कि ज्यादा ताकत आ जाएगी, ज्यादा टैंक्स आ जाएंगे, ज्यादा बम आ जाएंगे तो पाकिस्तान भी हमसे डर जाएगा। भाई मसला ये है, जिसे आपने कहा हम तो इतने बिगड़े हुए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है, और आप जो कोशिश कर ले वो नहीं हो सकता। आपसे एक सवाल है जनरल मुस्तफा, आपसे एक सवाल है, आप ये बताइएगा, आपसे एक सवाल है, आप ये बताइएगा कि 14 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह के स्टेट की सीमा कहां तक थी, और जब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जो कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म था दोनों देशों के लिए, तो उस दिन सीमा कहां तक थी महाराजा हरि सिंह के स्टेट की, और अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो आप किस तरीके से कहते हैं कि आपका जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत के साथ नहीं आना चाहिए आपके स्टेट की, और अगर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो आप किस तरीके से कहते हैं कि आपका जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत के साथ नहीं आना चाहिए? आप किस बेसिस पर कहते हैं? और आप इस बेसिस पर शायद कहते हैं कि आपके कबायली और आपकी रेगुलर आर्मी 14 अगस्त 1947 को आगे बढ़ के हमला किया, और जब हम लोग उरी तक पहुंचे तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर इसलिए किया था कि दोनों देशों के बीच में अमन रहे। आज तक वो अमन नहीं आई है। हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं, लेकिन मुझे लगता यह है कि शायद वहां पर अमन के चाहने वाले कम लोग हैं और दहशतगर्दी के चाहने वाले ज्यादा लोग हैं। जनरल मुस्तफा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मैं बिल्कुल मिस्टर मीर, जस्ट लिसन टू मी, कि अगर आप चाहते हैं कश्मीर में हमारा दखल अंदाजी है जो कि इंडिया का एक पार्ट है, इसका मतलब यह है कि आपके आर्मी
आज तक भी मैंने जैसे बताया था, आज तक आप लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे जवानों को शहीद करते हो, हमारे ऊपर अटैक करते हो, हमारे लोगों को कुर्बानी देना पड़ता है आपके आर्मी से। तो यही रह गया कि कश्मीर में हमको हटाने के लिए आप ये अपनाते हैं कि अटैक कराते हैं, आपका कवारिये आते हैं, आपके मिलिटेंट्स आते हैं, इवन आपके आर्मी भी फायर करता रहता है। तरीका क्या है, आप यही अपनाएंगे या आप हमारे साथ डिस्कशन करेंगे? मैं ये सहूलियत देता हूं कि अगर आप इसके बारे में डिस्कशन करने आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके जो पाकिस्तान मेजर, पाकिस्तान आर्मी आपके गवर्नमेंट के अंडर में है, मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर वो आपके गवर्नमेंट के अंडर में है, जैसे कि हमारा आर्मी, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स हमारा गवर्नमेंट के अंडर में है, अगर क्लियर ऑर्डर गवर्नमेंट से आता है, हम बाकायदा फायर नहीं करते, रिटालिएशन के सिवाय हम बाकी फायर नहीं करते। क्या आप फायरिंग बंद कर सकते हो? अगर आपका गवर्नमेंट ऑर्डर दे, आपका आर्मी आपका गवर्नमेंट का ऑर्डर मानेगा? ये कुड यू गिव मी द आंसर, ब्रिगेडियर फारूक? Will your army accept government's order not to fire in the border? देखिए जी, देखिए, आप ये बाकी जवाब तो बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। गेट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स राइट। हिस्टोरिकल है आज जो चल रहा है आपके पास। ओके, हेयर हिम आउट जी। हाँ जी, लेट्स गेट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स राइट। अभी आपकी तरफ से एक साहब बोल रहे थे कश्मीर के बारे में, आई एम सॉरी आई डोंट नो योर नेम, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि एक तो एक्सेशन डॉक्यूमेंट जो आज तक कभी मिला नहीं है, देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम बिकॉज यू कांट फाइंड द डॉक्यूमेंट। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, आपके लिए बहुत जरूरी है निकालना। नंबर 2, जब आप तारीख की बात करते हैं तो हमारे ज्यादा बात करने से, ज्यादा शोर करने से तारीख नहीं बदल जाती, तारीख अपनी जगह पे खड़ी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि महाराजा कपूरथला की फौज ने महाराजा हरी सिंह के गर्दन पे तलवार रखी हुई थी, उनके वो 26 से पहले वहां पर मौजूद थी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा ये आपको, ठीक है जी। तो इस अगर तलवार रख के या गर्दन पे बंदूक रख के आपने उसे डॉक्यूमेंट अगर साइन करवाएंगे भी तो वो लीगल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्यूमेंट भी नहीं है। और नंबर 3 इशू ये है जी कि हम पाकिस्तान आर्मी फौज के गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, फलाने कंट्रोल में नहीं। मैं पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले बात चली थी कि सियाचिन से विड्रॉ कर जाए, और ये बात कुछ आगे बढ़ रही थी। मुझे नहीं पता, अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया के हैं उनके अपने रीजन होंगे, वो नेचुरली उनका इंडिपेंडेंट है अपना वो करने, उन्होंने हुकूमत को हुक्म दिया और हुकूमत से बैकआउट करी महमूद साहब। तो पता नहीं कौन किसके कंट्रोल में है या नहीं है, अब समझौता एक्सप्रेस तो हमने नहीं किया, ठीक है जी। तो मसला ये है कि भाई हम बजाय इसके कि हम इल्जाम करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान आर्मी से रोग आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली बाय यू बट एवरीबडी एल्स। तो हम जो भी करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमें कोई ये जरूरत नहीं कि हम आपसे सर्टिफिकेट लें, किसी और से सर्टिफिकेट लें। बहरहाल ये तो इशू नहीं है। इशू ये है जी कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट को डिस्टॉर्ट ना करें, और जो भी, जब तक मैंने पहले भी कहा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आई एम श्योर, आप बता सकते हैं क्या हो सकता है। जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट की नेचर और उसका बेसिक रीजन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो आगे कहां जा सकते हैं? हम बातें करते हैं जितने मर्जी हम। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका मतलब क्या होता है? उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उस पर वायलेशन कर रहे हैं, फिर बातचीत की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जी मुस्तफा साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। फारूक साहब, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की एक बात बताना चाहूंगा। मैं 78 to 81 पुंछ में चकंदी बाग की एरिया, जहां से आपका अभी आमद रफ्त है हम लोगों का, वहां पर मैं बटालियन कमांडर था। वहां से हमारी एरिया ऊपर थी और वहां पुंछ नदी बहती थी। वहां से आप लोगों के गांव के पैडी फील्ड के लिए पानी हम लोगों की तरफ जाता था। मुझे यह ऑर्डर था कि हर दिन पानी 12 इंच जाएगा। मैं खुद एज बटालियन कमांडर उसको मेजर करता था, रिपोर्ट देता था, और कभी इसमें कोई चूक नहीं होती थी। हम इतना अमन चाहते हैं, हम इतना कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन जिस दिन भी हम ये सोचते थे कि आज अमन हो रहा है, तब भी उस दिन फायरिंग होती थी और इन्फिल्ट्रेशन होता था। मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और हमारे सरकार से जो ऑर्डर मिलता है हम बखूबी करते हैं उसको। जी मिस्टर मीर, बोलिए। आपने बड़ा ही अच्छा ये जवाब दिया है, एंड आई होप एंड आई ट्रस्ट इट इज करेक्ट। I was a second lieutenant in 1971
in my regiment, in my field regiment, और मेरा कैप्टन हम फिरोजपुर के अंदर गए विद TA एना गना, हम अंदर जाके हमने रेकी की। आपके जो कह लो कि ये किसान काम कर रहे थे, कोई भैंसे चरा रहा था, कोई बकरियां और इधर उधर, हमने रिपोर्ट दिया कि यहां सिर्फ सिविलियंस हैं, कोई भी नहीं है। हमारे कमांडर ने कहा कि जो हमने अटैक करना है या बम्स मारने हैं, ये नहीं मारनेंगे, नॉट ऑन द सिविलियंस, इफ यू डू नॉट सी एनी साइन ऑफ एनी मिलिट्री। दिस इज अ फैक्ट बिकॉज आई वॉज देयर माई सेल्फ। हम वापस आए, उसके बाद रात को एक इंडियन टैंक सुतलज ब्रिज के ऊपर आके बम उसको उड़ाया, एंड द नेक्स्ट डे द इंडियन आर्मर्ड कोर केम अलोंग, एंड देन दैट इज वेयर द फाइटिंग टुक प्लेस इन दैट सेक्टर। देखें, हमने एक कैप्टन भी पकड़ा था, कैप्टन गुरमीत सिंह, एंड आई एम स्टिल इन टच विद हिम। उसको मैंने कहा, कैप्टन what is your problem with me? He says, what is your problem with me? He was injured. I said, I don't have a problem with you. He says, I don't have a problem with you. तो मैंने कहा, हम कर क्या रहे हैं? You know what he said? कहता है, ए जी पंजाब ने तो यार हमारी भी तनख्वाहें नहीं दी हैं, तो हम देखो आपस में क्या लड़ रहे हैं। देखें, कोई लड़ना नहीं चाहता है। We have to go on the path of peace. Mr. Mayor, I fully agree with you, Mr. Mayor. I listen to you fully. कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आपने बात की, तो संजय जरा सुन ले, अगर आपकी प्लीज इफ यू डोंट माइंड। कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया पे हम तो हैरान हैं कि आप कैसे ये कहते हैं। आपने तो खुद आपने खुद एक्नॉलेज किया, खुद एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, पूरी दुनिया मानती है, आप खुद मानते हैं कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि सिर्फ अब मामला कश्मीर का नहीं है, अब मामला है कश्मीर और पानी का। अगर पानी का एग्रेशन जो आपकी तरफ से चल रहा है, अगर ये ना रुका और जिस तरह ये हालात खराब हो रहे हैं दिन ब दिन, 2 दिन पहले भी इंडस वाटर कमीशन की यहां पे मीटिंग हुई है अपना लाहौर में, इंडस वाटर कमिश्नर दोनों साइड पे। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आपको लाइव प्रोग्राम में बता रहा हूं, खुदा न खास्ता अगर कोई जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो पानी के ऊपर होगी, ये मैं बता दूं। कश्मीर और पानी इंटरलिंक्ड है। आगे टू फिनिश बिकॉज दीपक, यहां लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जैसे आपको मालूम है कि डॉक्टर तारुल कादरी और इमरान खान, इनका एक धरना लगा हुआ है। हमें इस स्टोरी पर जाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे खुदा हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ योर पैनल। प्लीज कंटिन्यू। डिस्कशंस आर हेल्थी। मीर साहब आप उस स्टोरी से हमारा भी तारुफ करवाइए। हम चाहेंगे कि हम उस स्टोरी से जुड़े रहें, आपके साथ जुड़े रहें। अभी बिल्कुल हम भी सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है मिस्टर मेयर। ओके जी, ब्रिगेडियर फारूक, मैं सिर्फ 2 पॉइंट मुकम्मल करना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा यह है, हाउ लॉन्ग विल यू डिफाई द UN रेजोल्यूशन टू ग्रांट the Kashmiris the right of self-determination? How long will you suppress इंडिविजुअल राइट है? पाकिस्तानी का जो पानी है इसको आप रोकते रहेंगे, डैम बनाते रहेंगे। आई एम टेलिंग यू देयर विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर्स। तो खुदारा डू नॉट क्लोज योर आई। नहीं, आप खुदा ना खास्ता करके लगाने से के बाद से आप थ्रेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पानी की ऊपर लड़ाई करेंगे, जबकि एक समझौता हुआ है। उस समझौते को आप भूलना चाहते हैं। यहाँ भी हम आपको अपडेट कर दें कि लेटेस्ट यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनकी एक मीटिंग हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और दोनों ने एक यूनिलैटरल एक फैसला किया है कि इस वक्त जो धरना है, इस धरने के ऊपर कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और इस चीज को हम बिल्कुल एक पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चला जाएगा। और ये जो डिमांड है रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द स्ट्रीट, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज 11 से जो 12 पार्टी से 11 ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके लीडर हैं, और उनको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनके जो एक FIR कटनी थी वो भी काटी गई है, और इस वक्त जो डॉक्टर तारुल कादरी की जो डिमांड है, हमें आपको अभी लाइव दिखा देंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन ये हम आपको जो पिक्चर्स दिखाते हैं अभी कि इस वक्त कट करके कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट पिक्चर, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट पिक्चर व्हिच इज राइट नाउ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जो कि इस वक्त डॉक्टर तारुल कादरी ने कहा है, इसको मैं रीनेम करता हूं एज रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। बट लेट्स हैव अ लुक, हम आपको भी दिखाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ। चलिए हम पाकिस्तान की ताजा तस्वीरें देखेंगे। जो कादरी साहब है वो पहुंच गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक, और उनका लॉन्ग मार्च लगातार जारी है। नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
इमरान खान साहब दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर, लेकिन इस इमरान खान साहब हैं, उनके साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक साहब हैं, और उसके साथ आप देखेंगे कि इनकी जो मेन हायरार्की है वो वहां मौजूद है। इस पिक्चर के अंदर दीपक आपको शाह महमूद कुरैशी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त वो कराची गए हुए हैं और कराची में इंटरिम लीडरशिप के साथ उनको शुक्रिया अदा करने गए उनकी सपोर्ट के लिए, और वो भी एक्सपेक्टेड है कि आज रात को या कल वापस आ जाएंगे। लेकिन इमरान और उनके लेफ्ट साइड पे खड़े हैं शेख रशीद, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक ऐसे फेडरल मिनिस्टर हैं जो कि 6-7 साल आप कह लो कि 6-7 दफा ये फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान की हुकूमत पर रहे। ये सारे खड़े, इनका एक ही डिमांड है इस वक्त, ये चाह रहे हैं कि एक रेजिग्नेशन आए प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जो कि गवर्नमेंट ने उसको बड़ा क्लियरली कहा है। और जितने भी हमारे सेंसिबल लोग हैं पाकिस्तान में वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने कोई चेंज लानी है दैट हैज टू कम थ्रू दी असेंबलीज, और असेंबलीज में डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ एक डायलेमा है, एक आप कह लें कि एक डेडलॉक है। ये डेडलॉक की ये मनाजिर आप सब देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है मीर साहब, हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के सूरत हाल पर फिर से एक बार नजर डालेंगे। पल के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पहुंच गए हैं। सत्ता का बड़ा संकट है नवाज शरीफ के लिए। तस्वीरें देख रहे हैं, शेख राशिद इस वक्त बोल रहे हैं और इमरान खान उनके बगल में खड़े हुए हैं। क्या मतलब है पाकिस्तान की राजनीति में इसके लिए? क्या नवाज शरीफ की कुर्सी जाएगी? उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। मौलाना कादरी की सभा में फायरिंग हुई थी, उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी और अब 21 लोगों नवाज शरीफ समेत 21 लोगों पर हत्या का केस चलेगा। सबसे पहले शीलकांत शर्मा जी, क्या ये पाक जो गोलीबारी कर रहा है इसका और पाक की अंदरूनी राजनीति का कोई कनेक्शन है? कनेक्शन इस तरीके से है कि गोलीबारी का संबंध आर्मी से है, और ये जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में इस समय, जो हमारी दृष्टि से तो एक तरह का एक थिएटर है ये, और उसमें आर्मी का रोल प्रोमिनेंट है। तो जिस तरह से बॉर्डर टेंस होगी उतने ज्यादा आर्मी का रोल बढ़ेगा। तो देन ये भी हो रहा है कि आर्मी आर्बिटर बन के आ रही है। पहले दूर थे, अब नवाज शरीफ साहब के साथ आर्मी चीफ की 2 बातचीत हो चुकी हैं। फिर आर्मी कह रही है कि वो हटाना नहीं चाहते लोगों को वहां से। तो एक तरह से जो पाकिस्तान में निजाम जो है उसमें आर्मी उन लोगों से निजाम चाहती है जिनके खिलाफ एक्यूजेशन लगे हुए हैं। तो ये सब मिला के एक तरह से गुत्थम गुत्था हो रहा है चीजों का, और जो बॉर्डर के टेंशन के साथ बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जब भी पाक आर्मी कोई ऑपरेशन शुरू करती है तब या तो सरहद पर टेंशन हो जाता है या घर के अंदर कोई खलबली हो जाती है, ऐसा क्यों? मैं ये समझता हूं कि वहां पर जो पाकिस्तान के आर्मी के वजूद है वो इसीलिए है क्योंकि एक टेंशन का माहौल बनाए रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर अच्छे रिश्ते बन जाएं तो वहां के पाकिस्तान के आर्मी का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा जब कहीं पर हमारे लीडर्स मिलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, तो आर्मी यह समझती है कि मैं तो आउट ऑफ जॉब हो जाऊंगा, इसलिए प्रॉब्लम होता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जितने लोग जो कि इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं, वो ये सोचें कि वहां की जनता के जो पूरे देश के देशवासी हैं उनको इस वक्त राहत की जरूरत है, उनको इस वक्त राशन की जरूरत है, उनको लिविंग की जरूरत है, उनको अमन की जरूरत है, पीस की जरूरत है। और मैं यही कहूंगा कि अपने देश के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं आर्मी वाले और जो एजिटेट कर रहे हैं वो लोग, और बाकी जो वहां पर टेररिस्ट हैं, वो ये सोच लें कि अमन का माहौल लाना ज्यादा जरूरी है, और ये जो नाटक हो रहा है ये शायद बंद हो जाए तो वहां की जनता खुशहाल रहेगी। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी भारत और पाकिस्तान से हमारी लाइव कवरेज। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।